देश दुनिया की ताजा बड़ी खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद है, जहां पर दोस्तों आज की सारी बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले चलेंगे सबसे बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर लखनऊ के अंदर मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड की तरफ से बुलाई गई बैठक में दोस्तों क्या कुछ फैसला लिया गया है, इसकी पूरी खबर आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर हिजाब पहनकर मुस्लिम महिलाओं को रेस्टोरेंट में आने से रोकने पर दोस्तों पूरे रेस्टोरेंट पर ताला लगा दिया गया है। बताएंगे आपको किस देश से ये बड़ी खबर सामने आ रही है और किस भारतीय की तरफ से ऐसा किया गया है, जिसके बाद उस देश की सरकार ने पूरी तरीके से लाइसेंस सस्पेंड कर दिया दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बख्तियारपुर पहुंचे थे नीतीश कुमार पर एक युवक ने जोरदार तरीके से घूसा मारा है। दोस्तों क्या है ये पूरी खबर, पूरी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में ट्रेड यूनियन की तरफ से आज और कल दोस्तों पूरे देश के अंदर भारत बंद का आह्वान किया गया है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी अपडेट की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी हिजाब विवाद के मामले को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड की तरफ से कर्नाटका हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के फैसले का स्वागत करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए दोस्तों हिजाब विवाद को और ज्यादा आगे बढ़ाकर दोस्तों मामले को तूल देकर क्या साबित करना चाहती है बीजेपी की कर्नाटका सरकार, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स की बैठक रविवार को लखनऊ में नदवा कॉलेज में हुई, जहां पर बताया जा रहा है कि बैठक में देश भर के तमाम मुस्लिम संगठनों से जुड़े हुए बड़े लोग मौजूद रहे। दोस्तों सभी ने हिजाब समेत मुसलमानों से जुड़े अन्य कई मामलों को लेकर चर्चा की है। देश भर के अंदर आए बोर्ड के तमाम सदस्यों ने बैठक में भाग लिया है। जो खबर सामने आ रही है वो ये कि हिजाब मामले पर जोर शोर से बहस और मुद्दा उठाया गया है। दोस्तों इस दौरान कर्नाटका हाईकोर्ट के फैसले को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा गया कि बोर्ड अपनी तरीके से कर्नाटका हाईकोर्ट के फैसले का विरोध करेगा और सुप्रीम कोर्ट में से चैलेंज करेगा। बैठक में जोर देकर कहा गया कि इस मामले को कोर्ट ने नए सिरे से विचार करना चाहिए। बैठक में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष राबे हसनी नदवी भी मौजूद रहे, जिन्होंने इस बैठक के दौरान कई सारे और वरिष्ठ मुस्लिम धर्म गुरुओं के साथ साथ जमीयत उलेमाए हिंद के चीफ मौलाना अरशद मदनी के साथ इस पूरे मसले पर विस्तार से चर्चा की गई है। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कर्नाटका की भाजपा सरकार की तरफ से कई सारे शैक्षिक संस्थानों के अंदर हिजाब विवाद को लेकर जो फैसला लिया गया था दोस्तों, उसके बाद अब इसका असर दुनिया भर के कई देशों के अंदर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि हिजाब मामला न सिर्फ हिंदुस्तान तक सीमित रह गया है, जबकि अन्य कई देशों के अंदर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि बहरीन जो एक मिडिल ईस्ट का कंट्री है, जो मुस्लिम बहुल्य कंट्री है, जहाँ पर बड़ी संख्या में भारतीय लोग जाते हैं काम करने के लिए दोस्तों। और ऐसे में एक इंडियन रेस्टोरेंट चला करता था जिसमें हिजाब पहनी हुई एक महिला को एंट्री देने से इनकार कर दिया गया। इस पूरे मसले की जानकारी जब बहरीन सरकार को पता चली तो उन्होंने इस पूरे मामले पर जांच बिठाई और उसके बाद रेस्टोरेंट के लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया है। आपको बता दें कि ड्यूटी मैनेजर को भी सस्पेंड कर दिया गया है दोस्तों। हालांकि रेस्टोरेंट लगातार माफी मांगते हुए कह रहा है कि उसके मैनेजर ने ये गलती की है, इसमें रेस्टोरेंट की कोई गलती नहीं है, लेकिन बहरीन सरकार ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कुल मिलाकर दोस्तों बहरीन देश की सरकार ने हिजाब पर इस तरीके से प्रतिबंध लगाने के मामले पर कठोर कदम उठाते हुए एक साफ संकेत दे दिया है। आपको बता दें कि मैनेजर के फैसले के कारण पूरा का पूरा रेस्टोरेंट बंद करना पड़ा है। ऐसे में दोस्तों कहीं ना कहीं ये मैनेजर भी कर्नाटका सरकार के फैसले से इन्फ्लुएंस दिखाई देता है, जिसके कारण पूरा का पूरा रेस्टोरेंट ही बंद करवाना पड़ा है। आप लोगों की इस पर क्या कुछ राय रहेगी, लिखकर जरूर बताइएगा। इसी के साथ में आपको बता दें कि बिहार के बख्तियारपुर पहुंचे थे नीतीश कुमार पर हमला हुआ है। एक युवक ने सामने से नीतीश कुमार पर मुक्के की बारिश कर दी। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एक युवक ने जोरदार हमला बोला जब वो एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बख्तियारपुर पहुंचे थे। इस युवक ने जमकर घूसे मारे दोस्तों नीतीश कुमार को, जिसके बाद उनके आसपास में मौजूद सभी सुरक्षा कर्मियों ने जल्दी से उस युवक को पकड़ लिया और उसको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें नीतीश कुमार फूल चढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं मूर्ति पर, लेकिन इसी दौरान पीछे से आकर युवक लगातार घूसों की बारिश कर देता है। और ऐसे में दोस्तों कहीं न कहीं अब बिहार के अंदर इस पूरे मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई है। बताएंगे आपको आरजेडी ने क्या कुछ कहा है। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पर राकेश टिकैत को जान से मारने की धमकी दी गई है। इस मामले में यूपी सरकार ने एफआईआर दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के लिए वाई सिक्योरिटी की मांग की गई है। धमकी को लेकर मुजफ्फरनगर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। राकेश टिकैत ने आरोप लगाया है कि किसान आंदोलन के बाद से ही उनके परिवार के सदस्यों का मोबाइल नंबरों पर धमकी दी जा रही है, लेकिन अब यूपी में बीजेपी की जीत के बाद जान से मारने की धमकी दी जा रही है और गाली गलौज किया जा रहा है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी सरकार से भारतीय किसान यूनियन ने मांग की है कि राकेश टिकैत को जान से मारने की जो धमकी दी जा रही है, इसके मद्देनजर उनको कम से कम वाई सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। दोस्तों इस तरीके से भारतीय किसान यूनियन की तरफ से मांग की गई है। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर देश भर के अंदर सभी ट्रेड यूनियन की तरफ से दोस्तों 28 तारीख यानी आज और 29 तारीख यानी कल पूरे देश भर के अंदर भारत बंद का ऐलान किया है, जिसमें रेलवे, रोडवेज, ट्रांसपोर्ट, बिजली विभाग के कर्मचारी भी इस भारत बंद का समर्थन करेंगे। ये भारत बंद केंद्र सरकार की उन नीति के खिलाफ लाया जा रहा है जिससे कर्मचारियों, किसानों और आम जनता को
को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ट्रेड यूनियन ने कोयला, स्टील, ऑयल, टेलीकॉम, पोस्टल, इनकम टैक्स, कॉपर, बैंक और बीमा क्षेत्रों को इस हड़ताल की सूचना देने वाला नोटिस भेजा है। आपको बता दें कि अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ यानी ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन ने कहा कि बैंकिंग सेक्टर भी इस हड़ताल में शामिल होने वाला है। दोस्तों 22 मार्च 2022 को केंद्रीय ट्रेड यूनियन ने संयुक्त बैठक की थी, जिसके बाद देश भर के अंदर हड़ताल की घोषणा कर दी गई थी। ऐसे में देखते हैं कि केंद्र सरकार के खिलाफ जिस तरीके से लगातार कर्मचारी संगठन मोर्चा खोल रहे हैं, मोर्चा खोलने का केवल एकमात्र कारण है कि देश के अंदर जिस तरीके से जिस रफ्तार से प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है, लगातार जनता अपने जॉब से हाथ धोने को मजबूर है और यहाँ तक कि नया जॉब आने की उम्मीद भी पूरी तरीके से धूमिल दिखाई देती है, खत्म होती हुई दिखाई देती है, जिसके कारण इस तरीके से विरोध किया जा रहा है। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहाँ पर आपको बता दें कि बिहार के सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए अपने गवर्नर को मुकेश सहनी को पद से हटाने के लिए लेटर भेजा है। यानी मुख्यमंत्री के आदेश के बाद अब गवर्नर को फैसला लेना पड़ेगा दोस्तों, और कहीं न कहीं मुकेश सहनी को कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखाना पड़ेगा, क्योंकि मुकेश सहनी की पार्टी में अब केवल एकमात्र विधायक बचा है और खुद मुकेश सहनी वो विधायक है। बाकी तीनों के तीनों विधायक तो उनकी पार्टी छोड़कर चले गए हैं। चौथी सीट पर चुनाव हो रहा है, जहां पर बीजेपी ये सीट उनको देने को तैयार नहीं है। कुल मिलाकर मुकेश सहनी की पार्टी जबरदस्त तरीके से फंस चुकी है दोस्तों, जिसके कारण अब उनको अपना इस्तीफा देना पड़ेगा और जबरदस्ती इस्तीफा अब लेने के मूड में है नीतीश कुमार। इसको लेकर दोस्तों लेटर भी लिख दिया गया है। साथ साथ आपको बता दें कि मायावती की तरफ से उत्तर प्रदेश में मिली हार को लेकर पूरे मामले पर समीक्षा की गई है, जिस दौरान दोस्तों एक बयान देते हुए कहा गया कि मायावती ने मुस्लिम समाजों को भटका और दिशाहीन बताया। मायावती के मुताबिक बीजेपी का सत्ता में आना और बीएसपी के नुकसान के लिए पूरी तौर पर मुस्लिम समाज कसूरवार है, इस तरीके से उन्होंने आरोप लगाया है। इसी के साथ में एक और जानकारी आ रही है, जहां पर उन्हें उड़ने दीजिए, उनके पंख मत काटिए हिजाब विवाद के मामले को लेकर मिस यूनिवर्स हरनाज संधू ने बड़ा बयान दिया है। दोस्तों मिस यूनिवर्स 2021 हरनाज संधू जो भारत की है, उन्होंने कई सारे मसलों को लेकर अपनी बातें बताई है, जिसमें उन्होंने कहा कि वे जैसे चाहती है उनको जीने देना चाहिए, उनके पंख नहीं कतरने चाहिए। इस तरीके से उन्होंने हिजाब बैन को लेकर टिप्पणी की है। दोस्तों दरअसल हिजाब को लेकर उन्होंने आगे कहा कि हर मसले को लेकर महिलाओं को ही टारगेट किया जाता है। उन्होंने साथ ही साथ कहा कि महिलाओं को उनके हिसाब से जीने का अधिकार मिलना चाहिए। इसी के साथ में आपको बता दें कि AIMIM उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव लड़ी थी दोस्तों। तकरीबन 125 सीटों पर उन्होंने उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें से केवल एक ऐसी सीट थी जहां पर AIMIM अपना जमानत बचा पाई थी, और वो सीट थी आजमगढ़ की मुबारकपुर सीट, जहां से चुनाव लड़ रहे थे बसपा के पूर्व नेता गुड्डू जमाली, जिनको अच्छा खासा सपोर्ट जनता ने किया है दोस्तों। लेकिन अब गुड्डू जमाली ने AIMIM को तगड़ा झटका देते हुए उनसे अलविदा बोलते हुए अब BSP में शामिल हो गए हैं। और BSP में शामिल होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि अखिलेश यादव ने आजमगढ़ की सीट से यानी लोकसभा की सीट से अपना इस्तीफा दिया है, तो ये सीट खाली हो गई है। यहाँ पर चुनाव होंगे, बाई इलेक्शन होंगे, तो इसीलिए बसपा में पहुंच गए गुड्डू जमाली, जो आजमगढ़ की सीट से चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं बसपा की टिकट पर। कुल मिलाकर दोस्तों एक तरीके से कहा जा सकता है कि अपने सुविधा के हिसाब से पार्टी बदलना नेताओं की फितरत दिखाई पड़ती है, और कहीं न कहीं AIMIM छोड़कर अब BSP में शामिल हो गए हैं। कुछ दिनों बाद BSP छोड़कर किसी और पार्टी में शामिल होंगे, तो ऐसे में अपने समाज का भला कर नहीं पाएंगे, ये बात पूरी तरीके से तय दिखाई देती है। इस पर आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही साथ बिहार RJD की तरफ से नीतीश कुमार को मुक्का मारने पर बयान देते हुए कहा गया कि बेरोजगारी हो या अफसरशाही या महंगाई, नागरिकों का गुस्सा उनके वोट में दिखाई देना चाहिए। हाथ की चोट से ये गुस्सा दिखाई नहीं देना चाहिए। किसी भी प्रकार का असंतोष या क्रोध केवल लोकतांत्रिक तरीके से ही प्रकट किया जाना चाहिए, ये व्यवहार कतई उचित नहीं है। यानी नीतीश कुमार को जो मुक्का मारा गया है, इसको लेकर RJD ने कहा कि ये व्यवहार ठीक नहीं है। लोकतंत्र में वोट का अधिकार आपको है, वोट की चोट दीजिए, ताकि हमेशा याद रहे इस तरीके से फिजिकल वायलेंस करने का कोई औचित्य नहीं है, और कहीं न कहीं देश के लोकतंत्र को कमजोर भी करेगा अगर इस तरीके से हिंसा की जाती है। तो इसी के साथ में बीजेपी वीरभूमि हिंसा को CBI से जांच करवाकर कहीं न कहीं इस पूरे मामले को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। ये बयान तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की तरफ से दिया गया है दोस्तों। तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि भाजपा कई साल पहले गुजरात में हुई हिंसा को भूल गई है, अब बोगतुई की घटना पर मगरमच्छ के आंसू बहा रही है, जिसमें पहले ही कार्रवाई की जा चुकी है। हम दोहराना चाहते हैं कि राज्य सरकार पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है, भले उनका संबंध किसी भी राजनीतिक विचारधारा से हो। TMC ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घटना के 2 दिन के भीतर घटना स्थल पर दौरा किया है और पीड़ित परिवारों से मिली है। हम पारदर्शी, निष्पक्ष और शीघ्र CBI जांच को लेकर सहज है। हालांकि पिछले 1-2 दिनों के अंदर बीजेपी के नेता जिस तरीके से राजनीतिक हितों को साधने के लिए केंद्रीय एजेंसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, सेंट्रल एजेंसी का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये अच्छे संकेत नहीं है। उन्होंने कहा कि कहीं न कहीं CBI का इस्तेमाल करके पूरे मुद्दे पर राजनीति करने की हर संभव कोशिश की जा रही है, जिसका हम विरोध कर
रहे हैं। इसी के साथ में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा हिंसा के मामले को लेकर ट्वीट करने वाले छात्रों के खिलाफ कार्रवाई से पुलिस को रोका गया है। दोस्तों पिछले साल बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के दौरान हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले के बाद त्रिपुरा के अंदर आगजनी, लूटपाट और हिंसा की घटनाएं सामने आई थी। इसके खिलाफ 4 छात्रों ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर दिया था, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में सांप्रदायिक हिंसा पर लोगों के सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जाने के मामले पर जारी किए गए नोटिस भेजने को लेकर त्रिपुरा सरकार की जमकर खिंचाई की है और कहा कि इस तरीके का बिहेवियर नहीं होना चाहिए, क्योंकि देश लोकतांत्रिक है, लोगों को अपना एक्सप्रेशन करने का पूरा अधिकार है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन का पूरा अधिकार है। दोस्तों इसी के साथ में आपको बता दें कि उड़ीसा के अंदर नवीन पटनायक के नेतृत्व वाली बीजू जनता दल ने निगम के चुनावों में पूरी तरीके से विपक्षी पार्टियों का सुपड़ा साफ कर दिया है। यानी उड़ीसा में न तो बीजेपी टिक पा रही है, न कांग्रेस पार्टी टिक पा रही है। कुल मिलाकर 108 नगर निकाय के चुनाव हुए थे, जिसमें से बीजू जनता दल ने तकरीबन 95 सीटों पर या यूं कहिए 95 नगर निकाय में पूरी तरीके से पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है, जबकि 13 नगर निकायों में निर्दलियों को जीत मिली है। कांग्रेस पार्टी और बीजेपी की जीत केवल कुछ एक निगम में हुई है, जो साफ तौर पर ये दिखाता है कि बीजू जनता दल के सामने उड़ीसा के अंदर कोई पार्टी दूर दूर तक टिक नहीं पा रही। भारतीय जनता पार्टी तमाम तरीके के बड़े बड़े कोशिश करने के बावजूद उड़ीसा में कुछ कमाल नहीं कर पा रही। दोस्तों साथ ही साथ आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा के पूर्व सचिव बोले, कहा नगर निगमों के एकीकरण के बाद अब खत्म कर देना चाहिए दिल्ली असेंबली। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली के तीनों नगर निगम को एकजुट करके एक नगर निगम बनाए जाने का मामला और ज्यादा तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। एक सवाल पूछा गया कि राजधानी दिल्ली के तीनों नगर निगम के एकीकरण के लिए एक विधेयक संसद में पेश किया गया है, केंद्र सरकार का यह कदम दिल्ली की जनता के कितने हितों में है? तो इस पर जवाब देते हुए पूर्व विधानसभा के सचिव बोले, कहा इसमें कुछ नया नहीं है। वर्ष 1952 में दिल्ली विधानसभा का गठन हुआ था और चौधरी ब्रह्म प्रकाश मुख्यमंत्री बने थे। उस समय से लेकर आज तक नगर निगम हमेशा केंद्र सरकार के अंतर्गत रहा है। 2011 में शीला दीक्षित ने इसके 3 टुकड़े कर दिए थे, लेकिन बाद में बीजेपी सरकार फिर से इसे एक कर रही है। और इसके बाद सवाल ये खड़ा होता है कि क्या दिल्ली की असेंबली होने का कोई मतलब है, क्योंकि केंद्र सरकार दिल्ली में एक पैरेलल सरकार चलाने को लेकर रणनीति बना रही है। यानी एक तरफ अरविंद केजरीवाल सरकार विधानसभा के इलेक्शन के बाद बनने वाली है, वहीं पर दूसरे दोस्तों एमसीडी का एक अलग इलेक्शन होगा और वहाँ पर एक अलग सरकार चलेगी और इसका कंट्रोल केंद्र सरकार के पास होगा। तो कहीं न कहीं केंद्र सरकार दिल्ली पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए कानून लेकर आई है, ये पूरी तरीके से स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। साथ साथ आपको बताते चले कि गांधी परिवार के लिए फिर से सिरदर्द बन गए नवजोत सिंह सिद्धू। 24 नेताओं के साथ शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश की गई है। पंजाब कांग्रेस इकाई के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर से पार्टी के हाईकमान यानी गांधी परिवार के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है। सिद्धू ने पंजाब में पार्टी की शिकस्त के बाद सोनिया गांधी के कहने पर इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद से पंजाब कांग्रेस का कोई प्रमुख चुना नहीं गया दोस्तों सिद्धू ने। ऐसे में एक बार फिर से शक्ति प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि खुद को दोबारा पद पर बिठाने के लिए राहुल गांधी और पूरे गांधी परिवार पर दबाव बनाया जा रहा है। इसी क्रम में सिद्धू ने शनिवार को कपूरथला जिले के सुल्तानपुर लोधई में अपने समर्थकों और 24 नेताओं के साथ एक मीटिंग की है। बता दें कि पंजाब में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी ने अच्छा परफॉर्म किया था, जिसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू आम आदमी पार्टी की भी तारीफ कर रहे थे। तो क्या कांग्रेस पार्टी से उनको बाहर का रास्ता दिखाने को लेकर क्या तैयारी चल रही है? दोस्तों आगे जो भी अपडेट आएगी आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। साथ साथ आपको बताते चले कि लव जिहाद से मुसलमानों को नुकसान उड़ा ले जाती है हिंदू लड़कियां, बोले पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ईवीएम को लेकर भी उनका बड़ा बयान सामने आया। दोस्तों आपको बता दें कि लव जिहाद पर एक बयान को लेकर देश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त यानी फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बड़ा बयान दिया है। कुरैशी जी ने यह बयान देते हुए कहा कि भारत में हिंदू लड़कियां मुस्लिम लड़कों को उड़ा ले जाती हैं। उन्होंने कहा कि इस तरीके से मुस्लिमों को लव जिहाद से अधिक नुकसान होता है। बता दें कि SY कुरैशी ने सिर्फ लव जिहाद पर नहीं बल्कि हिजाब विवाद और ईवीएम हैकिंग को लेकर भी बयान दिया है। उन्होंने हिजाब वाले मामले को लेकर कहा कि हिजाब कुरान का हिस्सा नहीं है, लेकिन लड़कियों को शालीन कपड़े पहनने की बात की गई है। स्कूल यूनिफॉर्म में सिखों को पगड़ी और सिंदूर की इजाजत है, तो हिजाब से क्या कोई परेशानी है? हिजाब जरूरी है या नहीं, इसका फैसला मौलवी करेंगे, जज नहीं करेंगे। कुरैशी ने कहा कि अगर स्कूलों में सिखों को पगड़ी और हिंदुओं को सिंदूर लगाने की इजाजत मिल रही है, तो इस तरीके से मुस्लिमों को भी हिजाब पहनने की इजाजत मिलनी चाहिए। आगे उनसे जब पूछा गया कि क्या ईवीएम हैक हो सकता है, तो इस पर दोस्तों ये बड़ा बयान इसलिए सामने आया है क्योंकि वो पूर्व इलेक्शन कमिश्नर है और उनका बयान कहीं न कहीं बड़ा मायने रखता है। उन्होंने ईवीएम हैकिंग को लेकर कुरैशी ने कहा कि ईवीएम हमेशा से विश्वसनीय रहा है। अगर इससे छेड़खानी होती तो पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं हारती। हालांकि बैलेट पेपर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जीत दिखाई देती है, उनके पक्ष में माहौल दिखाई देता है। कुरैशी ने कहीं न कहीं ईवीएम को लेकर पूरी तरीके से श्योरिटी जाहिर कर दी है, लेकिन दूसरी ओर बैलेट पेपर को लेकर दोस्तों उन्होंने भी सवाल खड़े कर दिए हैं। इसी के साथ में कश्मीर के अंदर महबूबा मुफ्ती ने एक बयान दिया था, जिस पर तीखा पलटवार करते हुए शिवसेना के नेता संजय राउत ने भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार ठहराया है। शिवसेना के नेता संजय राउत ने PDP की
नेता महबूबा मुफ्ती के बयान को आधार बनाकर भाजपा पर निशाना साधा। राउत ने कहा कि महबूबा मुफ्ती बीजेपी के साथ में मिलकर सरकार चला चुकी है और इसीलिए क्योंकि उन्होंने अफजल गुरु और बुरहान वानी का समर्थन किया था, इसके बावजूद बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में सरकार बनाई। इसलिए आज महबूबा आज जो भी कह रही है उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है। हमारी पार्टी लगातार इसका विरोध करती आई है। शनिवार को पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि कश्मीर से 70 साल से समाधान का इंतजार कश्मीर कर रहा है। जब तक कश्मीर मुद्दा हल नहीं होगा तब तक इस क्षेत्र में शांति नहीं आएगी। इसके लिए पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ बातचीत होनी चाहिए। हालांकि दोस्तों महबूबा मुफ्ती के बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर निशाना इसलिए साधा जा रहा है क्योंकि दोनों ने मिलकर सरकार चलाई थी। रुक करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां पर कश्मीर हिंदुओं के नरसंहार पर केजरीवाल का अमानवीय अटास। पटना के अंदर दोस्तों दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया गया है। यानी बीजेपी के लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि कश्मीरी हिंदुओं को लेकर बनाई गई फिल्म का इस तरीके से केजरीवाल ने विरोध किया है, जो कश्मीरी पंडितों के विरोध के तौर पर बताया जा रहा है, जिसको लेकर दोस्तों पटना में मामले भी दर्ज किए गए हैं। साथ साथ एक और बड़ी खबर है, जहां पर यूपी चुनाव हारने के बाद मायावती का लोकसभा पर फोकस। भतीजे आकाश आनंद को राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद बहुजन समाज पार्टी ने पदाधिकारियों में बड़े बदलाव किए हैं। इसमें प्रदेश के सभी पदाधिकारियों को शामिल किया गया है। साथ ही साथ दोस्तों पार्टी ने मुस्लिम भाईचारा कमेटी को भी भंग कर दिया है। वहीं पर मायावती ने यूपी में हार पर बड़ा एक्शन लेते हुए बसपा की सभी कमेटियों को भंग कर दिया। 3 नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इसमें आकाश आनंद भी है, उनके भतीजे जिनको जिम्मेदारी दी जा रही है। साथ साथ राजस्थान के अंदर आम आदमी पार्टी ग्रामीण इलाकों में भी अपने पार्टी का पैर पसारने की लगातार कोशिश कर रही है। दरअसल दोस्तों आम आदमी पार्टी की निगाहें अब आने वाले 2023 के चुनाव पर टिकी हुई है, जिसमें राजस्थान एक राज्य है। रविवार को राजस्थान के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के सांसद की आपस में बैठक हुई है। इस दौरान कई सारे फैसले लिए गए हैं और कई लोगों को पार्टी में शामिल कराया गया है। खासकर ग्रामीण इलाकों के अंदर पार्टी के विस्तार को लेकर चर्चाएं की गई हैं। इसी के साथ में पाकिस्तान के अंदर सियासत अभी पूरी तरीके से उठापटक वाली दिखाई दे रही है। इमरान खान की सरकार अब जाने की स्थिति में दोस्तों कारण ये है कि पूरा का पूरा विपक्षी एकता एकजुट दिखाई दे रहा है। और जिस तरीके से इमरान खान की सरकार खराब तरीके से चली है, पूरे पाकिस्तान में महंगाई बढ़ गई है और कई सारे और भी मसले हैं जिसका समाधान इमरान खान नहीं कर पाए, जिसके कारण अब विपक्षी पार्टियों ने पार्लियामेंट के अंदर इमरान खान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आए थे, जिस पर इमरान खान ने पहले तो असेंबली को कई दिनों के लिए टाल दिया और उसके बाद दोस्तों शक्ति प्रदर्शन करने के लिए 10 लाख लोगों की रैली कर ये दिखाने की कोशिश करते रहे कि उनके साथ में कितने लोगों का सपोर्ट है। लेकिन दोस्तों 10 लाख लोगों का दावा किया जा रहा था, बमुश्किल 1 लाख लोग भी रैली में नहीं पहुंचे हैं। यानी अब इमरान खान की सरकार पूरी तरीके से डामाडोल दिखाई दे रही है, किसी भी वक्त गिर सकती है और नए प्रधानमंत्री बनाए जा सकते हैं, नवाज शरीफ या फिर उनकी बेटी मरियम शरीफ। इसी के साथ में दोस्तों गुड्डू जमाली ने बीएसपी में घर वापसी की है। तो इस पूरे मामले पर अब एआईएमआईएम के स्थानीय नेताओं ने भी गुड्डू जमाली पर जोरदार निशाना साधते हुए दोस्तों मौका परस्त बताया है। केजरीवाल का बीजेपी से सवाल, कहा 8 साल से आप लोगों की सरकार है, द कश्मीर फाइल के मामले पर मेरे खिलाफ जो बयान दिए जा रहे हैं, जो मैसेज फैलाए जा रहे हैं, लेकिन जवाब इनको देना चाहिए कि 8 साल से आपकी सरकार है, आपने कश्मीरी पंडितों को वापस उनके घरों में बसाने के लिए क्या किया, इसका जवाब भाजपाइयों को देना चाहिए। साथ साथ आपको बता दें कि गोवा के अंदर प्रमोद सावंत आज शपथ ग्रहण समारोह करने वाले दोस्तों, और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद रहेंगे। यानी गुजरात में सबसे लास्ट में जाकर सरकार बन रहा है, जो अपने आप में एक सवाल को फिर से जन्म देता है कि क्या गोवा के अंदर भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ये तय नहीं कर पा रहा कि मुख्यमंत्री किसको बनाना है, क्योंकि इतना कंपटीशन है गोवा के अंदर। साथ ही साथ दोस्तों 15 साल में लगातार बसपा का ग्राफ गिरता जा रहा है। मायावती की पार्टी पहले नंबर 1 पार्टी हुआ करती थी, उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रही है, लेकिन 17% वोट शेयर उनका कम हो गया है और आने वाले दिनों के अंदर और भी वोट शेयर कम हो सकता है। इसी के साथ में दोस्तों द कश्मीर फाइल, इससे पहले मूवी को चलाने के लिए प्रचार प्रसार बीजेपी के लोग कर रहे थे, लेकिन RRR जो मूवी लॉन्च की गई है उसकी आंधी में अब द कश्मीर फाइल पूरी तरीके से दबती दिखाई दे रही है। इस बीच आपको बता दें कि जैसे ही 5 राज्य के चुनाव खत्म हुए उसके बाद रोज जनता को महंगाई का डोज दिया जा रहा है। एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं दोस्तों। साथ ही साथ मुस्लिम तुष्टीकरण की बातें छलावा है, दल ध्रुवीकरण के कारण मुस्लिम समुदाय से कन्नी काट रहे हैं। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी ने एक बार फिर से ये बयान दिया है। इसी के साथ में दोस्तों जीत के बाद भी नहीं आया स्वाद। आदिति सिंह ने भारतीय जनता पार्टी इसलिए ज्वाइन की थी कि उनको लगता होगा कि कहीं न कहीं इस बार मंत्री का पद मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों विधायक तो चुनकर आ गई है, लेकिन मंत्री का पद बीजेपी ने नहीं दिया है। इसी के साथ में जम्मू कश्मीर चुनाव से पहले देवेंद्र राणा ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि 2014 से ही बीजेपी के साथ गठबंधन करना चाहती है नेशनल कॉन्फ्रेंस। इसी के साथ में दोस्तों MLA के बेटे पर रेप के आरोप के मामले पर गरमाई सियासत। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुरजेवाला बोले, कहा कांग्रेस सेंगरों की रक्षा नहीं करती, जो भी अपराधी है उसके
खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। हम किसी मंत्री, किसी नेता, विधायक के साथ खड़े नहीं हो जाते। जिस तरीके से बीजेपी के लोग मानवता को शर्मसार करने वाली हरकतें करते हैं और सेंगर जैसे अपने नेता के साथ पूरी तरीके से खड़े हो जाते हैं, हम किसी के साथ खड़े नहीं होंगे। अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। वहीं पर गुजरात चुनाव से कहीं आगे प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप को लेकर बातचीत कर रहे हैं। इसी के साथ में दोस्तों कांग्रेस के डिजिटल सदस्यों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 47% युवा, 42% महिलाएं और खासकर दक्षिण भारत के राज्यों से बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी में मेंबरशिप ली जा रही है। साथ साथ दोस्तों बिहार के सीएम से बहस के बाद दिल्ली पहुंचे विधानसभा के स्पीकर बीजेपी आलाकमान से मुलाकात करने वाले हैं। ऐसे में आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर भी बड़ी खबर है। कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया टीम के लिए 200 कार्यकर्ताओं को अपनी पार्टी में शामिल कराया है, टीम में शामिल कराया है। कांग्रेस पार्टी की हार पर मनीष तिवारी का साराना अंदाज में बयान, कहा हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था। पार्टी से कई सारे और सवाल उन्होंने पूछे हैं दोस्तों चुनाव हारने को लेकर। तो ऐसे में अगर आप लोग को एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाकर हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। जुड़ने से दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।